उत्तम खेती जो हरगहा, मध्यम खेती जो संग्रहा, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ, जो पूछी सरवाहा कहाँ। वेलकम टू किसान ऑफ इंडिया। मेरा नाम है निशित और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूपी के चित्रकूट धाम में। हम निकल रहे थे तो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बाग दिखा, तो हमने सोचा चलिए थोड़ा इस ग्रीनरी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और इस ग्रीनरी के पीछे जो एक राज है वो है योगेश जैन जी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। यहाँ पे तरह तरह के फ्रूट्स हैं इस बाग में, तरह तरह की वेजिटेबल्स हैं और स्पाइसेस हैं। हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कितने समय में उन्होंने यहाँ जो है इस चीज़ को बनाया है और इस चीज़ को डेवलप किया है। चलिए देखते हैं पहले यहाँ की खूबसूरती को और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आइए प्लीज़। योगेश जी, वेलकम टू किसान ऑफ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार सर। चित्रकूट धाम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक बहुत खूबसूरत सा बाग हमें दिखा। मुझे लगा कि थोड़ा सा इस जगह को देख लेना चाहिए और हमें पता लगा कि सर आपने यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल्स की खेती की है। तो पहले इस बाग के बारे में जान लेते हैं सर कि इस बाग की क्या खासियत है और कब से आप यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। सर ये आपका अपना बाग जो है जी, ये सन 2009-10 में यहाँ सूखा पड़ा हुआ था और बंजर हमारी ज़मीन में हम लोग जोत बो नहीं पाए थे। हमारे एक आदमी ने कहा कि आपके खेत खाली पड़े हैं, तो हम यहाँ पे जब आए तो वास्तव में वही हाल थे। तो ये इच्छा हुई कि कुछ करना है यहाँ पे। तो एक टीला था यहाँ पे, पानी, बिजली, सड़क तीनों चीज़ नहीं थी। तो ये प्रेरणा मिली तो 5 पेड़ हमने शुरुआत में लगाए। वो पेड़ डेवलप कर गए। जब डेवलप कर गए तो ये लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है। फिर पानी की व्यवस्था हमने की और तब हमने अमरूद लगाई। अमरूद जब लगी तो अमरूद कई बार लोगों ने उखाड़ी, जानवर चर गए, पर हमने पीछा नहीं छोड़ा, अमरूद लगी और आज अमरूद फल में है। इसी प्रकार उसके बाद छोटा सा एक ट्यूबवेल हुआ, उससे पानी की व्यवस्था हुई। जब पानी गर्मी में यहाँ दिक्कत आने लगी तो हम लोगों ने ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि पेड़ बचाने थे तो हमने ड्रिप लगवाई, क्योंकि एक एक बूंद बूंद पानी की यहाँ पे दिक्कत आती थी। फिर जब पानी की दिक्कत आने लगी तो हमको ये लगा कि खेत तालाब बनाना चाहिए, हमको पानी संचय करना चाहिए। हमने पानी संचय किया और जो वाटर लेवल यहाँ 200 फुट के आसपास था, पहले 150 में आया, 100 में आया, आज 60 और 70 फुट में ऊपर आ चुका है। सर मैंने जब यहाँ एंटर किया आपके खेत में, जब मैं आया अंदर तो मेरे को सर तरह तरह के पेड़ दिखे जो बिल्कुल अलग भी दिख रहे हैं और फ्रूट्स भी हैं उसमें, वेजिटेबल्स भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, आप एक ऑलराउंडर की तरह इसको जो है अपने यहाँ पे काम करवा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो क्या खासियत है, कितने फ्रूट्स और कितने वेजिटेबल्स जो हैं हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यहाँ पर ऑलराउंडर की बात अलग है। यहाँ पे जब हम आए तो लगा कुछ नया करना है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, गरीब था, तो नया करने का मतलब यह है कि क्या सफल हो सकते हैं हम लोग। तो हमने केला की खेती की, अमरूद की खेती की, आंवला लगाया, मौसम्बी लगाई और इसके बाद अंजीर की हमने अभी खेती शुरू की है। इसी प्रकार नींबू खेती की और अभी थाई पिंक अमरूद है, उसको लाए। तो कई प्रकार के प्रयोग करने में यह है कि क्या सफल होगा। अगर सफल होगा तो हम आगे दूसरे अपने किसानों को बता पाएंगे, जिससे कि उनको लगे कि हम लोग अपना पिछड़ापन इससे दूर कर सकते हैं खेती से ही। जो खेती घाटे का सौदा लोग बताते हैं, मैं नहीं मानता कि घाटे। अगर आप मेहनत करें और प्रयोग करें, केवल उसी पुराने ढर्रे में ना चलते रहें, अगर नए प्रयोग करेंगे निश्चित सफल होंगे, ये मेरा मानना है। सर आपने नए प्रयोग की बात की, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं। आजकल सर टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत एडवांस ज़माना है, तो हम क्या समझें कि आपने किस तरह से जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, क्या क्या नई चीज़ें थोड़ा जानना चाहेंगे सर? टेक्नोलॉजी में तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपने देखा और इसके बाद ड्रिप इरीगेशन है हमारे पास, कि पानी की बहुत बचत होनी चाहिए खेती में। अगर और वैसी फसलें बोना, जैसे आपके पास ज़्यादा पानी, ज़्यादा फसल बोएं पानी की, अगर कम पानी तो कम पानी की फसल बोएं। इसी प्रकार रेन गन का हमने इस्तेमाल शुरू किया है अभी। रेन गन का मतलब होता है कि जैसे अपन नहाते धोते हैं, इस तरह पेड़ अगर धुल गए, नहा गए और उनके पूरे स्वस्थ पेड़ हो जाते हैं, उनमें रोग नहीं लगते हैं। तो इसी प्रकार नई तकनीक में आप देखे होंगे कि जैसे हमने दवा छिड़काव का बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं किया। हमने अपने गौशाला से ही, आपने देखा गौशाला हमारी है, उससे जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं। जीवामृत का मतलब होता है कि अगर कोई भी कीटनाशक, अगर कोई कीड़े पड़ रहे हैं, आपने गोमूत्र का छिड़काव कर दिया, नीम और धतूरा मिला के तैयार किया। नई तकनीक यही हुई और उसका अगर छिड़काव तो कीड़े फसलों में नहीं पड़ेंगे। और दूसरा एक नया प्रयोग, जैसे आपने कहा ना,
तो जीरो बजट खेती। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी लागत कम हो, आमदनी ज़्यादा हो। तो गोबर खाद से हमारी ये हुआ कि हमको DAP, यूरिया या अन्य जो रासायनिक खादें हैं उनसे नहीं लेना पड़ा। हमारी जो फसल जब पैदा हुई हमको मार्केट में बेचने नहीं जाना पड़ता। लोगों को मालूम है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। जो गेहूँ 1500-1600 रुपये 2000 में बिकता है वो हमारा 4000, 4500-4200 में बिकता है। यही चावल का है, 60-70 रुपये किलो चावल बिकता है, जो 30-35 रुपये वाला, केवल ऑर्गेनिक कारण। तो एक तो लागत हमारी उधर घटी और इधर कीमत बढ़ी। तो ये जो कहना ना कि खेती घाटे का सौदा नहीं, लाभ का सौदा तब बनेगा जब उसको आप ऑर्गेनिक में ले आएंगे। धीमे धीमे आपकी फसलें हैं, जैसे मसाला की हमने नई खेती आपको बताया था शुरुआत की। मसाला पिछली बार हमने थोड़े थोड़े एरिया में बोया था। जीरा बोया, धनिया बोया, हल्दी बोई, मेथी बोई, अजवाइन बोई, राजमा है, छोला, सब प्रयोग की है। एक क्यारी अभी बनी है, तो प्रयोग की क्यारी होती है, उसको हम कहते हैं। क्या सफल हैं, क्या असफल हैं। जो सफल होंगे उसको आगे दायरे बढ़ाएंगे, अगर सफल होंगे तो फिर खेती। पिछली बार हमारा जीरा हुआ, सौंफ हुआ, अजवाइन हुआ। तो मसाले खेती यहाँ पे हमारे लिए बुंदेलखंड के लिए बहुत मुफीद है। हमने माना कि जैसे गेहूँ हम बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, ये तो बो ही रहे हैं, अरहर है, तिलहन है, सब कर रहे हैं। पर अगर मसाले खेती बल्क के रूप में की जाए, ज़्यादा की जाए, तो बहुत कीमत मिलती है। हल्दी हमारी कच्ची हल्दी 200 रुपये किलो बिकती है। कोरोना काल में कच्ची हल्दी आदमी ढूंढता था कि कहाँ थोड़ी सी मिल जाए, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद हल्दी कोरोना काल में हुई। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ के किसान मसाले खेती में उतरे, हमारा देश, आपने बिजनेस जो आप और पीछे चले जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल मसाले का ही यहाँ पे व्यापार करने आई थी और यहाँ से मसाले जाते थे, वहाँ से बाकी चीज़ें आती थी। तो कहीं ना कहीं पिछले अगर जुड़ाव में आप आएँ तो मसाले खेती हमारे यहाँ बहुत नया प्रयोग हो सकता है। राइट सर। सर हमने समझा, आपने नॉर्मल खेती की बात करी, ऑर्गेनिक खेती की बात करी। आज की डेट में सर अगर हम देखें, लोग जो है नई टेक्निक्स के साथ आ रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है प्रवेश कर रहे हैं। और पिछले 10-15 साल से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा साबित हो रहा है लोगों के लिए। ऑर्गेनिक खेती को लोग अच्छा भी मान रहे हैं और जो खाने वाले लोग हैं वो भी अच्छा मानते हैं। तो सर ऑर्गेनिक खेती में उतरना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये एक किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा सर इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती जो है। प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में उतरना हर किसान के बस की बात नहीं है। सबसे पहले जब आप पहले साल आपकी खेती इतनी बिगड़ चुकी है, जैसे अपन लोग पिज्ज़ा बर्गर खा खा के बिगड़ जाए, आपको सादा खाना नहीं पसंद होगा, यही खेती में है। लोग रासायनिक खादों को इतना प्रयोग कर चुके हैं कि हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। उसमें अगर आप चाहें कि ऑर्गेनिक खेती कर लें तो बड़ा मुश्किल है। पहले साल आप करेंगे तो शायद 20% उत्पादन होगा। जिस खेत से आप अगर 10 कुंटल पैदा कर रहे हैं, 2 कुंटल बड़ा मुश्किल मिलेगा। इसी प्रकार आप दूसरे साल, मतलब ऑर्गेनिक खेती अब अगर यानी 5 साल में पूरी होती है। पहले 20% पे 40%, तब तक किसान टूट चुका होता है। वो कहता है कि नहीं छोड़ो, अपने फिर रासायनिक खाद में आ जाए। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत सहनशीलता होनी चाहिए कि हम अपने खेत को धीमे धीमे तैयार करें। एक साथ ऑर्गेनिक के लिए नहीं तैयार होगा। पहले साल आप अगर टेस्टिंग में जाओगे तो फेल हो जाओगे। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल जाके अगर आप कहीं भी किसी लैब में टेस्ट करा लो, अगर आपने खाद नहीं डाली तो आपका बीजा, आपका उत्पादन बताएगा कि उसमें ऑर्गेनिक है और कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑर्गेनिक खेती बड़ी कठिन, कहना आसान है। आप बाज़ार में ढूंढ लें तो ऑर्गेनिक, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्योर ऑर्गेनिक मिलता होगा लोगों को, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको गाय पालने होंगे। हमने करीब 100 के ऊपर गाय पाल रखी हैं, उनकी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तब भी हम अपने को नहीं मानते कि पूर्णतः ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि 5-6 साल 7 साल का समय लगता है। बीज हम जहाँ से ला रहे हैं वो भी हमको ऑर्गेनिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर हम अपने बीज तैयार करते हैं, वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। मतलब गुणवत्ता जो है वो नहीं मापी जा सकती कि ये सही है या कितनी सही है, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ा जिगर चाहिए। अगर 5-10 साल अगर किसान थम जाए और कहे नहीं जितना कम होगा ज़्यादा होगा करेगा, तो उसको दूना चौगुना दाम तो मिलेगा। आज का घाटा कल पूरा होगा। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा। अभी ऑर्गेनिक खेती की हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारा सामान ऑर्गेनिक मिलता है, लेकिन एक आम आदमी या एक एज अ कंज्यूमर अगर आप देखें तो नहीं पता होता। वो तो बस ऑर्गेनिक पड़ता है और ले लेता है। कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम पता कर सकें कि ये प्योर है, कुछ ऐसा टिप आप देना चाहेंगे लोगों को सर? हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप ले कहाँ से रहें। हमारे यहाँ जो उत्पादन कई चीज़ें के हर तरह के होते हैं, तो आप सबसे पहले पसंद करें, उसको ढूंढना होगा कि हाँ ये किस जगह से आया है। जैसे हमारी ब्रांडिंग दलिया की होती है, हमारी ब्रांडिंग दालों की होती है, तो हमारा एक नाम चलता है, लोग जानते हैं कि वहाँ गड़बड़ नहीं होगा।
तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हमारा कम बिके, जितना उत्पादन है वही बिके। अगर उतरने के बाद ख़त्म हो गया हम आगे नहीं देते, लोगों को बता देते कि नहीं है हमारे पास। तो लेने वाले को देखना चाहिए कि हम ले कहाँ से रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं, और एक बार ज़रूर उस जगह जाना चाहिए जहाँ से कि वो कहेंगे, आप दुकानदार से पूछिए ना आप माल कहाँ से ला रहे हो। फिर उससे और शुद्ध, अगर आपको प्योर ऑर्गेनिक खाना है, शुद्ध खाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ तक जाएं। जैसे आप लोग फील्ड में आए, अचानक आप आए, आपने देखा, तो उसको भी कहीं ना कहीं अगर अच्छा खाना है तो देखना पड़ेगा कि किसान क्या मेहनत कर रहा है उससे। जैसे आपने हमसे पूछा कितने साल में ऑर्गेनिक होता है, तो उस तरह वहाँ भी जाना पड़ेगा। और जिसको अच्छा खाना है, कहते हैं ना, अच्छी चीज़ के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। कहीं मिठाई की बड़ी दुकान हुई, फेमस दुकान, तो वहाँ, तो इस तरह अगर ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाना है तो यहाँ तक तो आना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ कि हमारा ऑर्गेनिक, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक आप दोगे तो कोई कहाँ से वाला है आप। तो इसलिए अगर अच्छा खाना है तो वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, किसान के घर आपको जाना पड़ेगा। योगेश जी, एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं सर। मैंने किसी से सुना, जब आप यहाँ आए थे 2009-10 में, जब आपने शुरुआत की खेती बाड़ी की, यहाँ एक भी पेड़ नहीं था। जी, सच है ये? हमारे पास छाया के लिए हमको ढूंढना पड़ता है कि खड़े कहाँ हों, तो बांस का केवल एक वो लगाया था, टट्टा जिसे कहते हैं यहाँ पे, उसकी छाया में हम रुके। तब ये लगा कि नहीं, छाया के लिए पेड़ ज़रूरी है। तो हमने शुरुआत में 5 पेड़ लगाए थे और 5 अभी लगे हुए, बड़े हो गए वो। फिर इसके बाद आज करते करते 13,760 पेड़ हैं, और जो जीवित अवस्था में लगाए तो हमने ज़्यादा थे, पर जीवित जो हैं 13,760 पेड़ हैं, जिसमें शीशम है, सागौन है, हर तरह के पेड़ जो आपको मिलेंगे, जड़ी बूटी से लेके, और मेन तो ये बांस है, इसी से आस जगी है। इसको किसान का हरा सोना कहते हैं। इसको आप बाउंड्री में लगा दीजिए तो 40 साल तक आप हर 2 साल में आप काटते रहेंगे। और मेरा अनुमान है अगर 500 पेड़ है तो 5 लाख तो अब कहीं जाते नहीं। क्या बात है, 5 लाख और हरा सोना, ये बहुत अच्छा लगा सुन के सर। एक नई चीज़ सुनने में आई है। अच्छा सर, ये इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कितने एकड़ में आपका जो बाग है, खेती बाड़ी? 20 एकड़ में है। और यहाँ पे आपने बताया कि फल, सब्जियाँ, मसाले, इसके अलावा सर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आप बता रहे हैं कि कुछ कुछ आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर अगर हम पूरी ओवरऑल जर्नी की बात आपकी समझें, एक सफ़र की बात करें, तो कितना आसान रहा आपके लिए, योगेश जी के लिए जो है? जब आए थे तो आपने सोचा था कि इतना बड़ा जो है हम खेतीबाड़ी का एक पूरा करेंगे सपना अपना? नहीं, ये तो सोचा ही नहीं था कहीं। ये टीम होती है जो वर्क करती है। हम अपना क्रेडिट अपने के लिए नहीं, हम तो चले गए घर में, रात को सो गए, टीम हमारी लगी रहती है। तो मेन टीम का वर्क होता है, गाइडेंस हमारा होता है, और उनके साथ लगना पड़ता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के आओगे, सूट बूट पहन के, तो वो भी नहीं काम करेंगे। तो आपको मिट्टी से नहीं घबराना, गोबर से नहीं घबराना, तब तो आप खेती कर पाओगे। अच्छे कपड़े पहन के आप खेती नहीं करें। खेती के लिए तो जैसे खिलाड़ी के लिए सूट होता है कि ट्रैक सूट होता है खेलने के लिए, फौजी के लिए ड्रेस होती है कि वो सूट बूट से निकले, तो खेती के लिए भी है कि आपको उसी के तरह कपड़े की, मिट्टी से न डरें, गोबर से न डरें, और अपने चमक दमक से दूर रहें, तब तो खेती में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने कपड़ों का मोह किया और किया तो नहीं, क्योंकि हमारी एक कहावत है बुंदेलखंड में, उत्तम खेती जो हर कहा, मध्यम खेती जो संग रहा, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ, जो पूछी सरवाहा कहाँ। इसका मतलब यह है कि उत्तम खेती जो खुद हल चलाता हो, और मध्यम खेती जो साथ में रहता हो, और बीज उनके चले जाते हैं जो हल वाले कह दिए कि लोग बो लेना, चना दिया उसको, उसने जाके उसको खा लिया, कहे मालिक बोए आए, तो कहाँ पैदा होगा। तो वही उत्तम खेती जो हर कहा, मध्यम खेती जो संग रहा, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ, जो पूछी सरवाहा कहाँ। क्या बात है सर, जोतने बोने वाला कहाँ है। सर इस फील्ड पे, इस मैदान पे हम हैं और मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या चीज़ है सर, थोड़ा जानना चाहूँगा। ये अरहर दाल, आपने सुना होगा नाम? सर बिल्कुल सुना है और खाया भी है। तो ये अरहर है। Okay. और ये 60 टाइम अरहर इसको कहलाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे सीजन की अरहर होती है। ये 60 टाइम अरहर है। ये 6 महीने में फसल दे देती है। 6 महीने में? 6 महीने में। Okay. और इसका ये पहली बार प्रयोग हुआ, इसका बीजा मंगाया गया था बाहर से। तो इसमें यह है कि इसके बाद हम इसमें गेहूँ ले लेंगे। अब आप पूछो गेहूँ कैसे लेंगे, तो गेहूँ के लिए यह है कि इसमें जब एक बार फसल आ जाएगी, दाने पड़ जाएंगे, तो इसमें पानी लगा दी जाएगा, सिंचाई कर दी जाए, और इस पेड़ को पूरा उखाड़ लिया जाए, काटा नहीं जाएगा। तो कितने महीने की खेती है सर इसकी? 6 महीने की खेती है। 6 महीने बाद ये पक्के बाहर आ जाएगा और मार्केट में चला जाएगा। और आमतौर पर अरहर अगर आप जुलाई में बोओगे तो अप्रैल में आती है जी। ये हमने जून में बोई थी शुरुआत, लास्ट में करीब 20 जून के बाद, और ये हमारी नवंबर लास्ट में आ जाएगी।
सर मैंने सुना चना आपने कर लिया, हाँ। मौसमी फ्रूट, हाँ। गुआवा, फिर अरहर, गेहूं, चावल, कोई चीज़ सर छोड़ी है आपने? अभी छूटा तो बहुत कुछ है, जी। क्योंकि ये खेती रोज नया प्रयोग चाहती है। जी। अब हमने अंजीर की खेती शुरू की है, जैसे आपको बताया था। इसी प्रकार अभी एक इच्छा और है जी। कि हमारे यहाँ अंगूर की खेती अच्छी हो सकती है, नासिक में जैसे होती है। नासिक में अंगूर बहुत फेमस है सर। तो बिल्कुल। यहाँ भी अंगूर हो सकता है, और पान की खेती हो सकती है। पान की? पान हमने लगा रखा है, अच्छा। के तौर पे लगा रहा है। वो कर्नाटक से मंगाया था पान, आपको खिलाएंगे अभी। दैट्स ग्रेट। कर्नाटक से पान मंगाया था, वो यहाँ की मिट्टी में सर्वाइव कर गया है। अच्छा, मिट्टी की आपने बात करी है सर, ये चित्रकूट धाम, हमने सर कई स्टोरीज कवर की हैं जहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग होती है। इस मिट्टी पे सर सब कुछ चल रहा है, मतलब सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, सारी स्पाइसेस भी आ रहे हैं, और सभी तरह की जो सब्जियां हैं वो भी आ रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हमको भी नहीं मालूम क्या हो रहा है, और लगता है कि गोबर खाद का असर है पूरा, क्योंकि जो लगाओ वो लगता है। लोग बाग भी कहते हैं, हम भी देखते हैं, पपीता की खेती हो रही है, आपने देखा होगा जी। जो लगाओ कभी ना नहीं करती ज़मीन कि नहीं, पर हाँ सेवा खूब होती है इसकी। गर्मी में गहरी जुताई होगी, इसमें जिप्सम पड़ी है पूरे में, तब इतनी बड़ी अरहर आपको दिख ना, इतना बड़ा पेड़ होता है केवल। तो जिप्सम का है, ये राजस्थान से की मिट्टी कहलाती है जिप्सम। और जैसे अपन को नमक और मसाले चाहिए, वैसे ज़मीन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो जिप्सम एक मिट्टी होती है, उसको डालने से उसकी पानी की जलग्रहण की संस्था ज़्यादा बढ़ती है मिट्टी की, और मिट्टी मुलायम होती है। जब मुलायम होगी जड़ें फैलेंगी और पेड़ ग्रोथ करेगा। सर एक किसान को अगर हम देखें, किसान सर बैकबोन बोला जाता है इंडिया का, हमने बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश है। तो इसके पीछे अगर हम एक किसान की स्टोरी को समझें, आसान है, मुश्किल है, उसकी लाइफ के बारे में अगर जानना चाहे, तो एक किसान कैसे जीता अपनी ज़िंदगी? किसान संघर्ष की ज़िंदगी जीता है। अगर वो संघर्ष छोड़ देगा तो खेती से पीछे चला जाएगा, और उसके बाद उसके दूसरा व्यवसाय तो है नहीं कि वो दूसरा कर लेगा। अगर वो संघर्ष से कतराएगा, सवेरे जैसे हमारा है 4 बजे उठना है, 5 बजे अपनी फील्ड में काम में आ जाना है, गौशाला देखना है, और 10 बजे फिर पहुंचना है, फिर अपने टाइम टू टाइम। इसमें मतलब 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कुछ ना कुछ। टाइम का बहुत इस समय जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो लोग अभी चना बोने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अभी गर्मी आएगी, ठंडी है। हमने बो दिया, हमारा चना जमा, पानी बारिश भी हो गई, तो उसका बहुत पकड़ होती है। आप पिछली तारीखों में मत जाइए कि यहाँ के जैसे महीने चलते थे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, हिंदी भाषी वाले, वो नहीं। आप देखिए मौसम क्या कह रहा है। आज मौसम ने, मोबाइल ने क्या कहा है, पानी बरसेगा, आप अपनी तैयारी करिए। आप बिल्कुल पिछली चीज़ों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, नई चीज़ तकनीक अपनानी पड़ेगी। जैसे हमारा किसान ऐप चैनल हमने लोड कर रखा है, कई चीज़ ऐसी हैं वो तकनीक हम कहीं ना कहीं से पकड़ते हैं। हमारे गांव वाले पूछने होते हैं, भैया अब क्या होगा, अब क्या करना है। और वही जब हमने आए थे यहाँ पे तो हंसते थे, इतना मजाक उड़ाया लोगों ने कि यहाँ आप नए नए चीज़ कर रहे हो, क्या होगा क्या कि नहीं होगा। तो हमने कहा कि नहीं देखो, आज वही पूछने आते हैं, वही पेड़ अपने गाँव में लगा रहे हैं जो पेड़ उखाड़ते थे, कभी लकड़ी लेके काटते थे। आज उनको दिखता कि अगर पानी आ रहा है मौसम इधर से, तो यहाँ ज़रूर बरसेगा। चलिए, ये बात हुई। आज योगेश जैन जी से हमने सारी बातें समझी, उनका जो बाग बगीचा है वो भी देख लिया, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है बाकी जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे अपने काम पर लौटेंगे, और उनकी संघर्ष की कहानी जो है ज़रूर ख़त्म होगी, ज़रूर समाप्त होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ किसान ऑफ इंडिया में बात करते हैं। चित्रकूट आने पर आपका पुनः स्वागत है और पुनः पधारिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।